यह वीडियो बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं। वीडियो का टॉपिक हमारा होने वाला है कि 10th के बाद आप आईआईटी और मेडिकल के लिए पढ़ाई कैसे शुरू करें। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो आशा करते हैं आपके सारे क्वेश्चंस और सारे जो भी आपके दिमाग में आ सकते हैं क्यूरीज, वो सब लगभग क्लियर होते हुए दिखेंगे। तो चलिए बिना अपना समय गंवाए हुए वन बाय वन स्ट्रेटेजिकली इस चीज को समझते हैं कि कैसे हम 10th के बाद आईआईटी और मेडिकल की तैयारी शुरू करें। हेलो स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि आपके 10th के एग्जाम या तो खत्म हो गए होंगे या खत्म होने वाले होंगे, और 10th के खत्म होने के बाद आप 11th और 12th की पढ़ाई करने के लिए सोच रहे होंगे। अगर आपने 10th के बाद स्ट्रीम के रूप में साइंस को अगर ऑप्ट किया है तो साइंस के कोर सब्जेक्ट में 4 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी। इन चारों सब्जेक्ट को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें से 2 मेन सब्जेक्ट आप निकाल दें, मैथ और बायोलॉजी। जब मैथ के साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री एसोसिएट होगा तो एक नया स्ट्रीम जन्म देगा जो आगे चल के आपको इंजीनियरिंग सेक्टर की तरफ, इंजीनियरिंग के लिए प्रिपरेशन करने के लिए आपको लेके जाएगा। जबकि अगर बायोलॉजी के साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री एसोसिएट होगा तो यह आपको एक अलग स्ट्रीम पे ले जाएगा और वो आगे चल के आपको मेडिकल सेक्टर्स में मेडिकल्स की पढ़ाई के लिए आपको आपका मार्ग प्रशस्त करने वाला है। तो आईआईटी और मेडिकल की तैयारी करने के लिए सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास है वो है अपनी मेंटेलिटी को सेट करना। आईआईटी और मेडिकल का जो प्रिपरेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इतना आसान नहीं है। इस चीज को तो आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जहां जो चीजें आसान नहीं होती इसका मतलब है कि वो नामुमकिन भी नहीं होती। उसके लिए अगर आप कड़ी मेहनत और अपने आप को मोटिवेट करके रखेंगे तो कड़े से कड़े, भारी से भारी चीजों को भी आप वहां तक आसानी से पहुंच सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने एक वर्ड यूज किया कि 10th के बाद 11th 12th की पढ़ाई होगी, और 11th 12th की पढ़ाई के साथ ही आईआईटी और मेडिकल का प्रिपरेशन कैसे शुरू करें, ये मेन मुद्दा हमारा यही है। तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आईआईटी और मेडिकल के प्रिपरेशन को करने के लिए आपको उसके साथ ही 11th 12th के साथ ही चलने की आवश्यकता इस कारण है कि पूरी की पूरी जो सिलेबस है आईआईटी और मेडिकल की वो 11th और 12th के ही सिलेबस पे बेस्ड है। पूरा का पूरा वही सिलेबस है। इसका मतलब कि अगर 11th 12th की पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं तो उसके साथ आप उसी सिलेबस को यूज करते हुए, उसी पे आप काम करते हुए मेडिकल और इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो हार्ड है, आसानी से आप उस चीज को सोच के चलेंगे तो नहीं होगा, आपको काम करना पड़ेगा। और काम करने के लिए आपको सिंपल सा है कि कड़ी मेहनत की आवश्यकता है, परिश्रम की आवश्यकता पड़ेगी और अपने आप को आपको मोटिवेटेड रखना पड़ेगा। ये कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आप पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, चलिए आपने शुरू कर दिया, आपने चीजों को समझ लिया। जब आप क्वेश्चन बनाने जाएंगे तो क्वेश्चन बनाने में इंपॉर्टेंट, मान लीजिए 2-3 क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन मिले, हमसे नहीं बना तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ये चीजें नहीं करनी है। थ्रू आउट द मतलब 2 इयर्स आपको मोटिवेटेड रहना है, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि आपको डेली स्टडी का एक प्लान बना के डेली स्टडी के ऊपर काम करना पड़ेगा। डेली जो है आपको, आप ऐसे सोचे तो डेली स्टडी को अपने सिंपल रूटीन में मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप अपने इस चीजों को, मेंटेलिटी को, इस चीजों को सेट करने में कामयाब रहेंगे तो हम समझते हैं आपने पहला पैदान पार कर लिया है और आप आईआईटी और मेडिकल के प्रिपरेशन की तरफ बढ़ चुके हैं। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आप इसके सिलेबस और इसके पैटर्न को समझिए। तो बात आईआईटी और मेडिकल की हो रही हो, जैसा कि प्रीवियसली हमने डिस्कस किया। आईआईटी में अगर जाएंगे तो आईआईटी में 2 एग्जाम्स होते हैं, मेंस और एडवांस। ये कैसे होते हैं, इसके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस का क्या पैटर्न होता है, इन सारी बातों का अलग से हम वीडियो बना के बहुत विस्तृत रूप से एक्सप्लेन करेंगे, जिसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। हम सिंपल अभी 10th के बाद प्रिपरेशन करने के लिए जब आप सोच रहे हैं तो उन चीजों को कोरिलेट करने के लिए एक बेसिक चीज आपको हम बता रहे हैं कि आईआईटी जेई और मेंस का प्रिपरेशन करने जाएंगे
तो उसके लिए क्या पैटर्न है वो आपको हम समझा रहे हैं। तो पहला बात तो आईआईटी मेंस और एडवांस के एग्जाम के लिए आपके पास सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, तो मैंने बोला फिजिक्स और केमिस्ट्री तो होना ही चाहिए, साथ में मैथ होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यही बात अगर नीट की करेंगे आप, तो नीट में फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ आपके पास क्या होना चाहिए, बायोलॉजी होना चाहिए। ये तो समझ पा रहे हैं आप, जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया। ये पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जितने भी एग्जाम्स है वो एमसीक्यू पैटर्न पे होते हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पैटर्न पे क्वेश्चंस होंगे। और जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं साथ में निगेटिव मार्किंग होता है। आप समझ रहे हैं कंपटीशन आपका कहां जा रहा है। तो जब आप इस बात को अगर फील करते हैं कि निगेटिव मार्किंग है और मल्टीपल चॉइस है, इसका सीधा सा मतलब होता है कि आपका जो मेहनत का दायरा है वो बढ़ने वाला है। मतलब आपको बहुत ही एक्यूरेसी के साथ, बड़ी मेहनत के साथ वहां तक पहुंचने की आवश्यकता पड़ने वाली है। और जब तक आप उस चीजों को समझेंगे नहीं और उस पर काम नहीं करेंगे तो उसका बेनिफिट आपको मिलता हुआ नहीं दिखने वाला है। क्लियर है बात। तो आपने क्या समझा, आप ये समझे कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जेई मेंस एडवांस के लिए रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नीट के एग्जाम के लिए रहेगा। क्वेश्चन एमसीक्यू पैटर्न पे होने वाला है विथ निगेटिव मार्किंग। मतलब आपको बहुत ही एक्यूरेसी से और बड़ी कठिन परिश्रम के साथ काम करना होगा कि चीजें आपको आसानी से आपके अंदर पूरी की पूरी को 2 साल के मेहनत के बाद वो आपके अंदर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समावेशित रहे। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसा कि हमने शुरुआती दौर में बोला, 11th और 12th के सिलेबस पे ही बेस्ड है आईटी और मेडिकल का सिलेबस। तो सीधा सा मतलब है कि एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी पे ही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा। इसका सीधा मतलब है कि आपको एनसीईआरटी की पढ़ाई बड़ी ही अच्छे ढंग से माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में एनसीईआरटी की पढ़ाई करनी होगी। तो अगर आप पैटर्न को समझते हुए आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आईटी के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नीट के लिए, और उसके एनसीईआरटी को बड़ा अच्छे से अगर 1 to 1 पढ़ते जा रहे हैं और उससे रिलेटेड सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस एमसीक्यूज लगाते अगर जा रहे हैं, तो हम समझते हैं कि आप एक सही पैटर्न पे जा रहे हैं और आप आईटी और मेडिकल के प्रिपरेशन के उतने करीब जा रहे हैं। अब एक बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर आईटी और मेडिकल का जब हम प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जैसा कि आपने बताया कि बहुत आसान नहीं है, एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं, हमको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने का पड़ेगा, एक्यूरेसी मेंटेन रखनी पड़ेगी। तो सर क्या ये प्रिपरेशन के लिए कोचिंग की आवश्यकता पड़ेगी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहला बात, कोई जरूरी नहीं है कि बिना मतलब कोचिंग रहेगा तभी आप क्वालिफाई करेंगे। मतलब ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो आप समझिए कि बिना कोचिंग के भी आईटी और मेडिकल क्वालिफाई करते हैं। तो मेरा मानना बस यही है, आप इस चीज को समझिए कि अगर आपके पास सेल्फ स्टडी का अनुभव नहीं है और उसके साथ साथ आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेल्फ स्टडी करने का आपके पास कोई आइडिया नहीं है और साथ में आपके पास गाइडेंस सही नहीं है, तो उस केस में मेरा सजेशन आपके पास है कि आपको जरूर और जरूर कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। एक बात तो हो गई। अब इंपॉर्टेंट चीज ये आता है कि आप कोचिंग ज्वाइन करें तो ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करें या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करें। देखिए दोनों का अपना अपना क्या है फायदा और नुकसान है। बात जब ऑनलाइन कोचिंग की करते हैं वो तो जस्ट लाइक आपके सेल्फ स्टडी टाइप ही हो गया। वो इसको आपको समझने की आवश्यकता है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट ये गलती कर रहे हैं। उनको ऑनलाइन पे जो वीडियोज मिल रहा है स्वाभाविक है, उनको कम दाम में मिल जा रहा है, वो कोचिंग्स को स्वाभाविक है हम पढ़ा रहे हैं, हम भी पढ़ा रहे हैं, तो स्वाभाविक है उसके लिए हमको 1 टाइम से एफर्ट करना है और उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाना है, तो कॉस्ट कटिंग होगा। बट इंपॉर्टेंट वही है, ये जस्ट लाइक सेल्फ स्टडी है। सेल्फ स्टडी इन द मीन कि आपको खुद बैठ के पढ़ना है। तो क्या आपने इस तरह की पढ़ाई करी है? क्या आपके पास सेल्फ डिसिप्लिन है कि आप एक साथ 5 घंटे 6 घंटे एक्यूरेसी के साथ बैठ के आप काम कर सकते हैं, या उसके लिए आपको किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी? तो हमने देखा है ज्यादातर जो बच्चे हैं जो 10th पास करके आए होते हैं उनमें मेधा की कमी नहीं होती है,
वो बहुत ही मतलब उनमें सब ज्यादातर बच्चों में पोटेंशियल होता है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन उस पोटेंशियल, उस आग को सही से अगर नहीं दिया जाए, वो नहीं कहते हैं कि मन जो होता है वो चंचल होता है, तो 10th पास करके आए हुए बच्चों का ज्यादातर मन चंचल होता है, उनके पास डेविएशन की संभावना ज्यादा होती है। तो वो ऑनलाइन पैटर्न पे वीडियो उनके पास लगेगा कि वीडियो आ गया मैं तो पढ़ ही लूंगा, आई हैव रिसोर्सेस, हमारे पास रिसोर्सेस है तो हम पढ़ ही लेंगे। आप सोचिए कि मान लीजिए हमारे पॉकेट में अगर 200 रुपए हैं और हमको कुछ खाना खाना है, तो हम एकदम ना आश्वस्त रहेंगे कि हमको तो खाना मिल ही जाएगा, हम इतना में खा ही लेंगे। और अगर मेरे पास पैसे नहीं है और फिर हमको खाना खाना है, तो स्वाभाविक है हमारे पास उसके लिए क्या करना होगा, पहले कहीं काम करना होगा, 200 रुपए लाना होगा, फिर हम खा पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज यही है कि अगर चीजें हमारे पास हैं और उसके लिए हमको परिश्रम नहीं करना पड़ रहा है, और उसके लिए अगर हमको कोई कोई प्रेशराइज करने वाला नहीं है, कोई फैक्टर ऐसा नहीं जो हमको प्रेशराइज कर सके, तो स्वाभाविक है उसमें हम ढीले पड़ जाते हैं। और आईटी और मेडिकल का प्रिपरेशन करने चले हैं बेटा, तो यहाँ पे ढीली सीली काम नहीं होने वाली, यहाँ पे आपका मोटिवेटेड रहना और थ्रू आउट आपका वर्कआउट करना ही आपको आउटपुट देने वाला है। तो मेरे अनुसार से अगर फिर वही बात लौट के आती है कि क्या आपके पास डिसिप्लिन है और क्या आपके पास सही गाइडेंस है, अगर ये है तो आप सेल्फ स्टडी बोले तो, या बिना कोचिंग से बोले तो, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बोले तो, इससे आप पढ़ के आईटी और मेडिकल को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर इन चीजों में आप में कमी दिखती है कि आप अपने से नहीं बैठ पा रहे हैं, 6 घंटा 5 घंटा बैठने की कैपेसिटी नहीं है वन सिटिंग में, एक साथ क्वेश्चन लगाने की कैपेसिटी नहीं है आप में, और खुद से पढ़ने की कैपेबिलिटी अगर आपके पास नहीं है, सेल्फ स्टडी करने की कैपेबिलिटी आपने डेवलप नहीं करी पड़ी है, तो उस केस में आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ जाना चाहिए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू जाके आपको काम करना चाहिए। स्वाभाविक है पोस्ट कोविड के बाद बहुत सारे ऑनलाइन सेक्टर्स में हमारे ऑनलाइन कोचिंग में रिवॉल्यूशंस हुए हैं, जैसे अनअकैडमी ले लें आप, पीडब्ल्यू को ले लें आप, वेदांतु ले लें, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आए हैं, रंजन सिंह एकेडमी जैसे हम लोग भी हैं, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो बच्चों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे के साथ साथ ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पे बच्चों को प्रिपेयर करा रहे हैं। तो सब में अपना पॉजिटिवनेस होता है और ड्रॉबैक्स होता है, हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे। रंजन सिंह एकेडमी आपको क्या देता है, आप हमारे बारे में जानेंगे समझेंगे, आपको चीजें समझ में आएंगी कि हम क्या देने वाले हैं। शॉर्ट साइज अनुभव, बच्चों के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डायरेक्ट उसी टीचर का अनुभव, जो टीचर्स आपके पास बात कर रहे हैं, तो इन चीजों और वही पढ़ा रहे हैं, क्राउडलेस है, क्राउडिंग नहीं है, बैच का स्ट्रेंथ मैक्सिमम 40-50 स्टूडेंट्स का है, 1-to-1 टीचर से इंटरेक्शन, ये चीजें फैक्टर करती हैं। क्योंकि आईटी और मेडिकल का एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना इतना आसान नहीं है, इसमें आपको अपने आप को झोंकना पड़ेगा, आप झोंकेंगे तभी उसका आउटपुट आपको मिलने वाला है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास आता है, आईआईटी और मेडिकल के प्रिपरेशन के लिए आपको कौन से रिसोर्सेस यूज करने चाहिए, स्टडी रिसोर्सेस आप क्या यूज करें। तो बेसिक बात आपको हमने शुरुआती दौर में बता दिया, आईआईटी या मेडिकल का जो प्रिपरेशन है वो 11th और 12th के बेसिस पे है। तो सबसे पहला बात तो साइंस और मैथ का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी के जो एनसीईआरटी बुक्स हैं वो तो आपके पास होने ही चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो फिजिक्स में सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट बुक, बिना उसके आप कल्पना नहीं कर सकते हैं आईटी और मेडिकल के प्रिपरेशन की, वो है एससी वर्मा सर। एससी वर्मा सर का बुक, वो समझते हैं कि एससी वर्मा बुक तो हमारे आईटी और मेडिकल के सेक्टर में तो वो समझिए कि वो अमर बुक है। यही बात केमिस्ट्री में करेंगे तो आपके पास ये फिजिकल के लिए एन अवस्थी और एम एस चौहान ऑर्गेनिक के लिए अच्छी बुक है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। बात अगर इनऑर्गेनिक की करते हैं केमिस्ट्री में, तो आप एनसीईआरटी पे भी फोकस करते हुए अगर आप चलते हैं तो भी बेटर होगा, या उसके साथ और भी बुक्स आप फॉलो कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, जो बेसिक बुक्स हैं वो मैं आपको कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। यही बात अगर मैथ की करेंगे तो आप या तो सिंगेज की बुक या ब्लैक बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। बायोलॉजी की बात करेंगे तो बायोलॉजी में 1-to-1 एकदम दिमाग में बैठाइए, एकदम अंडरलाइन करके एनसीईआरटी तो पढ़ने का ही है, साथ में
आप फिंगर टिप्स को ऐड कर सकते हैं। नीट के बच्चे फिंगर टिप्स, एमटीजी, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स को आप ऐड ऑन कर लेंगे तो हम समझते हैं कि मेडिकल के प्रिपरेशन में भी आपको बड़ा, बायोलॉजी में भी हेल्प मिलने वाला है और भी सारे सब्जेक्ट्स में आपको हेल्प मिलने वाले हैं। ये बेसिक रिसोर्सेस हो गए जो बुक्स आपके पास रहने ही चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आप जिस कोचिंग में भी पढ़ रहे होंगे बेटा, उस कोचिंग का स्टडी मटेरियल होगा, उनका डीपीपी होगा, उनका टेस्ट डिस्कशन और एनालिसिस होगा। इन चीजों को नहीं छोड़ना है, इस पे लगे रहना है, इस पे काम करना है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाने हैं। यही आपको कॉन्फिडेंस देगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग को पार करने का एक ही और एक ही विकल्प है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ाना और उसके ऊपर काम करना। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप तैयारी करने जाएंगे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास ये है कि आपको करना क्या होगा। तो ये देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टाइम टेबल को बनाएं, और केवल बनाए नहीं, उसको फॉलो करें। जिस दिन आपने अपने टाइम टेबल को बनाया और उसको लगातार फॉलो करना शुरू कर दिया, तो आप समझिए कि आईटी और मेडिकल के उतने करीब आप जा रहे हैं। आईटी और नीट के प्रिपरेशन में आपका जो जो पैनापन है वो बढ़ता जा रहा है। ज्यादा कुछ नहीं, जो मेरा अनुभव 21 सालों के बच्चों को पढ़ाने का रहा है, और जितने बच्चे हमारे क्वालिफाई किए हैं उनसे, और जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं उनसे जब हमारी बात होती है, तो जस्ट उनके अनुसार से जब मैं बात करता हूं, तो मैंने यही चीजों को ऑर्गेनाइज करके समझा है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट डे से, तो आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए। 24 घंटे बेटा आपको मिलते हैं, तो 24 घंटे में ही सब कुछ करना है। पहला तो एक बात बैठा लीजिए कि जब तक, जैसे ही आप 11th और 12th में जाते हैं, तो आपका स्लीपिंग टाइम मैक्सिमम 8 आवर का होना चाहिए। 8 घंटे से ज्यादा का आपका स्लीपिंग आवर नहीं होना चाहिए। अगर इससे आगे अगर सो रहे हैं, तो आपका कोई ना कोई कॉम्पिटिटर उठ के पढ़ रहा होगा, क्योंकि यहाँ कंपटीशन का लेवल क्या है, धीरे धीरे जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको पता चलता जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला पॉइंट, कि आपको 6 घंटे कम से कम सेल्फ स्टडी करना है बेटा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पे इक्वल समय देते हुए, या आपको जिस तरह से लगे शुरुआती दौर में 6 घंटा का सेल्फ स्टडी आपको देना है, और 6 घंटे का स्टडी देते हुए आपको काम करना है। क्लियर है? उसमें 4 घंटे आपके पास ऐसे होंगे जो आप कोचिंग के लिए देने वाले हैं। आप कहीं भी कोचिंग में पढ़ने जाएंगे तो 1 आवर 20 मिनट, 1 आवर 15 मिनट, या 1 आवर 30 मिनट के 3 क्लासेस होंगे। लगभग 4 घंटे आप मिला के चले तो कोचिंग के लिए 4 घंटे होंगे, 6 4 10 घंटे। 1 घंटा जो है आप रिवीजन और प्रैक्टिस पे दें, मतलब जो आप डेली पढ़ रहे हैं उसके रिवीजन पे और प्रैक्टिस। ये रिवीजन अलग बात हो गया, सेल्फ स्टडी आप जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, जो आप रोज की पढ़ाई कर रहे हैं। सेल्फ स्टडी में क्या होगा, जितना भी आपने पढ़ा है, पूरी की पूरी जो आपने पढ़ाई करी है, सारी पढ़ाई का रिवीजन आप कर रहे हैं। और ये हमने कहा कि ये जो रिवीजन 1 घंटे का होगा, इसमें आप वही रिवीजन करेंगे जिसमें आप, जो आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास में जो आपके चल रहे होंगे, वो टॉपिक का आप रिवीजन करेंगे, और उसके साथ साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आप 1 घंटे में। स्वाभाविक है, क्लास में आपको मैक्सिमम 5 से 10 क्वेश्चन कराए, 5 क्वेश्चन कराए गए होंगे, 5 से 10 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए होंगे। 10 क्वेश्चन मान के चलिए थ्योरी, और 10 क्वेश्चन बनाने के लिए 20 मिनट आप मान के चलिए एक सब्जेक्ट पे आप देंगे, जिसमें आप 2 से 3 मिनट में जो आपने क्लास में पढ़ा है उसको रिवीजन करेंगे, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं जो क्लास में कराए गए हैं 2-3 मिनट में उसको बनाएंगे, और 10 मिनट जो मिला हुआ असाइनमेंट्स और क्वेश्चंस है उसको करेंगे। तो मेरे अनुसार से 6 घंटे सेल्फ स्टडी मतलब जो आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं वो, और अभी तक जितनी पढ़ाई हुई है उसका रिवीजन स्टडी सेल्फ स्टडी में डालें। 4 घंटा कोचिंग क्लासेस जो है वो तो फिक्स है, उसमें आप काम करेंगे ही। हमने कहा कि 1 घंटे का रिवीजन और प्रैक्टिस, तो वो मैंने आपको समझा दिया। 1 घंटे का रिवीजन मतलब जो आपने पढ़ा है क्लास में पर डे का, उसका रिवीजन, प्लस उससे मिले हुए होमवर्क को बनाना। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। अब बात आता है, अब आप जोड़ के चलेंगे तो 6 4 10 और 1 11 घंटे आपके पास जैसे हुए। मान के चलिए कि चलिए रिवीजन के लिए 1 घंटा और भी जोड़ लेते हैं, तो 10 2 12 घंटे हो गए। क्लियर है?
12 घंटे में से आपने 8 घंटे आप और सो गए तो 12 8 20 घंटे हो गए, बचा 4 घंटा। उस 4 घंटा सफिशियंट है जिसमें आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। उसमें आप अपने आप मतलब खाना खाएंगे, स्नान करेंगे, जो भी आप दिनचर्या है उसको आप उसके अंदर ला सकते हैं। लेकिन इतना काम आप करने के लिए आपको इम्पोर्टेंट है कि 6 घंटा कम से कम स्टडी, अपना सेल्फ स्टडी के लिए देंगे, 4 घंटे कोचिंग के लिए दें, और जो 1 से 2 घंटे रिवीजन के लिए दें। इतना इंपॉर्टेंट पार्ट आप करने में कामयाब होते हैं तो हम समझते हैं कि आप बेस्ट रहने वाले हैं आईआईटी और मेडिकल के प्रिपरेशन के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप ये पूरा करके सोने जाते हैं तो थोड़ी देर, आधा घंटे आपने जो पढ़ाई करी है, जो थ्रू आउट आपने पढ़ा है, एक बार उसका स्मरण जरूर करें कि आपने क्या पढ़ा है। अगर कोई चीजें मिस होती दिखे तो आसपास कॉपी में इंस्टेंट आप झांक के उसको पूरा करें कि आपने क्या मिस करा है। अगर इतनी बात आप कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब मोटिवेशन के साथ साथ अपने ग्रोथ पे ध्यान आप कैसे देंगे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि जैसे ही आप प्रिपरेशन में आगे बढ़ते जाएंगे, समय आएगा, सिलेबस बहुत वास्ट है तो डिमोटिवेटेड हो सकते हैं। इन चीजों का ख्याल रखना और उस बीच में आप अपना ग्रोथ कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो मोटिवेशन को बनाए रखने का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप ऑफलाइन क्लासेस में क्लास कर रहे होंगे, हम लोग पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चों को हमेशा क्लास में मोटिवेट करते हैं, बच्चों को बताते रहते हैं, उनको हमेशा उनकी एनर्जी जो है उसको बरकरार रखाने की प्रयास करते हैं कि बच्चे हमेशा एनर्जेटिक रहें, सब्जेक्ट पे काम करते रहें। जो टॉपर्स हमारे बच्चे होते हैं, हर साल क्वालिफाई करते हैं, उनसे बच्चों को रूबरू कराते हैं कि कोई गोल अचीव करना है तो फर्स्ट वी हैव सर्टेन स्मॉल टारगेट, और उस टारगेट को केवल बनाना तो आसान है, उसको अचीव करेंगे। टारगेट बनाएंगे, अचीव करेंगे, टारगेट बनाएंगे, अचीव करेंगे, टारगेट बनाएंगे, अचीव करेंगे, और ऐसे ऐसे लेडर वाइज जब बढ़ते जाएंगे तो स्वाभाविक है हमारा कॉन्फिडेंस अपलिफ्ट होता जाएगा और उसका बेनिफिट हमको मिलता जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अलावा भी हमारे पास है कि अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक करते रहें। स्वाभाविक है प्रोग्रेस रिपोर्ट के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है हमारे पास जिस पे आप काम कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस में टेस्ट होंगे, टेस्ट का रिजल्ट आएगा, बच्चों के बीच में आपका क्या रिजल्ट आ रहा है, आप कितने क्वेश्चंस किया है, आपने आपने क्या क्वेश्चन छोड़ा है, इस चीजों के ऊपर आपको काम करने की आवश्यकता पड़ेगी। आप एक बात को समझिए, एक लाइन आप हमेशा याद रखिए, कंसिस्टेंसी इज द की टू क्रैक आईआईटी एंड मेडिकल। दिस इज द, ये रामबाण आप दिमाग में बैठा लीजिए, ये कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ी चाबी है आईआईटी और मेडिकल को क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप धीरे धीरे छोटा छोटा प्रयास करते जाएंगे, छोटा छोटा सेट्स में आपने अपना टारगेट सेट किया और पढ़ते जाएंगे, तो आप समझिए कि ये छोटे छोटे टारगेट्स 2 साल में हिमालय पहाड़ के बराबर हो जाएंगे, और उस टारगेट को इस तरह से आप अचीव करेंगे कि आपको लगेगा कि आपने युग जीत लिया, और आप उस लेवल तक पहुंचेंगे और उस रैंक तक पहुंचेंगे जिसकी कल्पना शायद आपने नहीं की होगी। सो इस मूल मंत्र को दिमाग में बैठा लीजिए कि कंसिस्टेंसी इज द की टू क्रैक आईआईटी एंड मेडिकल। जिस दिन आप कंसिस्टेंट हो गए, आपका एक सीट उसी दिन नीट और जेई में बुक हो गया, उस पे ठप्पा लग गया, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, क्या ना करें, किस चीज को हम ना करें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस दिन इस चीज को हम समझने लगेंगे ना, तो बातें ऐसे ही अपने आप स्मूथ होते चले जाएंगे आईआईटी और मेडिकल के प्रिपरेशन की तरफ। क्योंकि आईआईटी और मेडिकल में बार बार बोल रहा हूं, आसान नहीं है तो नामुमकिन भी नहीं है। इस पे आपको छोटा छोटा काम करना पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट है कि क्या ना करें। तो सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि सोशल मीडिया पे अपना समय बर्बाद ना करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। आप सोशल मीडिया से दूरी बनाएं, कोशिश करें कि आप सोशल मीडिया पे जाए ही ना, और अगर जा भी रहे हैं तो वो जो 4 घंटे बचे हैं जो हमने बताए हैं, उसमें से 10-20 मिनट 25 मिनट का एक स्लॉट रखें जिस पे आप सोशल मीडिया पे आप बस उस जानकारी के लिए जाएं जो आपके आईआईटी और मेडिकल के प्रिपरेशन में आपको मदद करता है। क्योंकि ये 2 साल क्रूशियल है, इसको अगर आपने क्वालिफाई करके आप उस लेवल पे चले गए,
आप सेट हो चुके हैं, उसके बाद आपको क्या करना करिए ना करिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कोई देखने वाला नहीं है, बस आप उसके आगे बस बढ़ते जाइए। उसके बाद आपके पास अनंत संभावनाएं हैं आपको आपके लाइफ में आपके ग्रोथ करने की। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बोले हैं, इसको ख्याल रखेंगे बेटा। क्या सोशल मीडिया से दूर रहें। दूसरा पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने बताया, बिना टारगेट के कोई काम ना करें। हम अगर टारगेट करते हैं कि हमको यहाँ से दिल्ली जाना है, तभी तो हम पहुंचेंगे। हम कहेंगे सीधे हमको जाना है, अरे जाना है तो कहाँ जाएंगे, कहीं ना कहीं भटक ही जाएंगे। तो भटकाव नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है टारगेट सेट करना, और वो छोटा छोटा टारगेट सेट करिए और उस टारगेट को अचीव कीजिए, फिर नए टारगेट की तरफ मूव कीजिए। बढ़ते 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 2 साल में आप ऐसा पहाड़ आप अपने लिए खड़ा कर देंगे कि आईआईटी और जेई जो है वो आपके, आईआईटी जेई का एग्जाम कहो चाहे नीट का एग्जाम कहो, वो आपके पैरों तले होगा और आप वहां तक पहुंच पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि पढ़ते रहें, केवल पढ़ते ही ना रहें, साथ में प्रैक्टिस भी करते रहें, उसका रिवीजन भी करते रहें, टेस्ट देते रहें। तो आशा करते हैं कि आपको बहुत सारे इंफॉर्मेटिव जो पॉइंट्स थे आईआईटी और मेडिकल के प्रिपरेशन 10th के बाद आप कैसे शुरू करें, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। जो हमने बताया होगा उससे आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस मिला होगा। और भी अगर इस तरह के कुछ वीडियोज अगर आप चाहते हैं कि बनना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। आपके सजेशन और आपके क्वेश्चंस का हमको बेसब्री से इंतजार रहेगा। आप देंगे, हम उस पर रिलेटेड और भी क्वेश्चन और भी कुछ ना कुछ वीडियो जो इंपॉर्टेंट होंगे उसके साथ बनाते रहेंगे और आपको मोटिवेट करने और आपके रिक्वेरीज को पूरा करने का प्रयास करेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और इसी तरह से प्यार बनाए रहेंगे, अपने सब्जेक्ट के साथ बढ़ते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे। आशा करते हैं कि आप कहीं ना कहीं एक समय आएगा 2 साल के बाद कि आप मेडिकल कॉलेज और अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे होंगे। धन्यवाद।